Good morning to all of you. Am I audible? Hello. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. So in last class we discussed about the basic components of a computer, right? Now today's and so now today we discuss the continuation of the registers. We already discussed about the registers and the different type of registers. Okay, like program counter, accumulator, memory address register, memory data register, and last one is your Memory data. memory address register, memory data register, program counter, accumulator. Okay, so and these are the special purpose register. Now we can divide the register in a two categories: general purpose register and special purpose register. Okay, so instruction register, program counter, memory address register, memory data register, accumulator. So these are the special purpose register, and the second one is general purpose register. Okay, so general purpose register is what? Basically in special purpose register, ठीक है, वी कैन डायरेक्टली एक्सेस बाय द नेम. ठीक है, जो भी हमारे रजिस्टर्स थे हम उनको नेम के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे थे. स्पेशल पर्पस जो रजिस्टर था उसमें मेन जो पॉइंट था दैट इज इट कैन स्टोर आइदर डेटा और मेमोरी एड्रेस. मींस डेटा और मेमोरी एड्रेस को वो साथ में स्टोर नहीं कर सकता था. आइदर हम डेटा को स्टोर कर सकते थे और हम मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर सकते थे. बट जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं हम उसमें डेटा मेमोरी एड्रेस को हम एक साथ में हम उसे स्टोर करा सकते हैं. ठीक है, सो बेसिकली जनरल पर्पस रजिस्टर्स आर यूज्ड टू स्टोर द टेम्पररी डेटा विद इन द माइक्रो प्रोसेसर. ठीक है, तो जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हम जो भी हमें डेटा को स्टोर कराना रहता है, टेम्पररी डेटा को स्टोर कराना रहता है, तो वो हम किसके थ्रू करते हैं? जनरल पर्पस रजिस्टर्स के थ्रू. ठीक है, बेसिकली जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो होते हैं हम उनका यूज करते हैं. दिस जनरल पर्पस रजिस्टर आर यूज्ड टू होल्ड ऑपरेंड्स फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन और यूज टू स्टोर रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन एंड और मेमोरी लोकेशन. ठीक है, तो बेसिकली हम जो ऑपरेंड का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, वो ऑपरेंड क्या क्या होल्ड कर सकता है? या तो वो अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको स्टोर कर सकता है, या फिर उनकी जो भी ऑपरेशंस हम जो परफॉर्म करा रहे हैं उसका जो रिजल्ट है या तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं, और हम जो मेमोरी लोकेशन है हम उसको भी स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, अब जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो होते हैं उसका जो एक्सेस टाइम होता है वो लोएस्ट होता है. ठीक है, so access time of this register is lowest, hence these are used to store the frequently used data. ठीक है, अब एक्सेस टाइम कम क्यों होगा? सबसे पहली बात कि हम रजिस्टर का यूज कर रहे हैं. रजिस्टर कहाँ पर होता है? हमारा सीपीयू के जस्ट साइड में होता है. तो इसलिए रजिस्टर में हम जो भी डेटा को स्टोर कराएंगे वो हमारा मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज डेटा होगा और वो हमारा फास्ट एक्सेसिबल होगा. ठीक है, एक्सेस टाइम उसमें कम लगेगा बिकॉज हम इमीडिएटली उसे एक्सेस कर पाएंगे. ठीक है, अब डिफरेंट टाइप के हम मल्टीपर्पज रजिस्टर्स को यूज करते हैं. ठीक है, एंड दीज मल्टीपर्पज रजिस्टर्स आर यूज्ड आइदर बाय द प्रोग्रामर और बाय द यूजर. ठीक है, सो स्पेशल पर्पस रजिस्टर में देखे थे 5 टाइप्स के थे. सिमिलरली हमारे पास क्या होता है, जो जनरल पर्पस रजिस्टर है बेसिकली 8 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, एंड these 8 type of general purpose register as a capable of stores 32-bit digit binary numbers. ठीक है, तो क्या करते हैं, जो 32 बिट की जो बाइनरी डिजिट्स होती हैं उनको ये स्टोर करते हैं. ठीक है, अब it also can store the 16 or 8-bit data also. It's not necessary कि it can only store the 30 bit of binary digit. ठीक है, so it also capable of store the 8-bit, 16-bit and 32-bit data. ठीक है, अब हमने देखा था कि जब हम
जनरल पर्पस रजिस्टर जो था ठीक है। तो जनरल पर्पस रजिस्टर हम देख रहे हैं। अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था स्पेशल पर्पस रजिस्टर, जिसमें हम जो भी हमारे रजिस्टर्स थे हम उनको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर एंड एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये हमारे शॉर्टकट्स थे। सिमिलरली जब हम जनरल पर्पस रजिस्टर्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक हमारा 32 बिट का अगर कोई रजिस्टर है जिसे हमें प्रेजेंट करना है जनरल पर्पस रजिस्टर में, तो हम उसे कैसे करेंगे, ER0, ER1, ER2 अप टू ER7। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास 16 बिट का कोई डेटा है तो हम उसे कैसे करेंगे, E0 से लेकर E7 तक, लाइक E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6 एंड E7, और R0 टू R7। सिमिलरली अगर 8 बिट का कोई डेटा है हमारे पास तो हम उसे कैसे स्टोर करेंगे, R0H से करेंगे। ठीक है, R0H, या फिर हम क्या करेंगे, R0L से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जहां पर भी आपको इस टाइप के जब रजिस्टर्स हमें दिखाई देते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, जिनको हम जनरली यूज करते हैं। ठीक है, लाइक जैसे फर्स्ट आपका जो 32 बिट का रजिस्टर है दैट इज ERN, अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना होगा तो ये कितना बिट का होगा हमारा, सबसे पहले तो 0 to 32 बिट का होगा। ठीक है, तो जब भी हम 32 बिट की बात करेंगे तो कौन सा होगा हमारा, ERN। सिमिलरली EN क्या होगा हमारा, 0 to 16 बिट का। ठीक है, RN भी हमारा क्या होगा, 0 to 16 का। सिमिलरली RNH एंड RNL ये हमारे क्या होंगे, 8 बिट के होंगे, 0 to 8 एंड दिस इज ऑल्सो 0 to 8 बिट के। ठीक है, अब यहाँ पर जो n है, n ये जो मैं डिफरेंट n यहाँ पर यूज कर रही हूँ, तो n क्या है, बेसिकली n की एक वैल्यू होगी जो हमारी 0 to 7 के बीच में वेरी करेगी। ठीक है, 0 से 7 के बीच में हमारी इसकी वैल्यू होगी। तो ये हमारे डिफरेंस क्या होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट जो आपका मॉड्यूल है, ठीक है, तो फर्स्ट जो मॉड्यूल था मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सम डेफिनेशन एंड टर्म्स उससे रिलेटेड होंगे। देन आपका इंटरप्रिटेशन एंड माइक्रो प्रोग्रामिंग होगा, जिसमें हमारा इंटरप्रिटेशन होगा, जिसके अंदर हमारे रजिस्टर्स होते हैं इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। उसका मैक्सिमम पोर्शन हमने ऑलरेडी रजिस्टर्स में कंप्लीट कर लिया जब मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए। ठीक है, कि 2 टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट होगा हमारा माइक्रो प्रोग्रामिंग, जिसमें इसके अंदर हमारा होगा प्रोग्राम, माइक्रो प्रोग्राम, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट एंड हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट। सॉरी, इसमें हार्ड वायर्ड मैंने नोट नहीं किया, हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे बेसिक डेटा टाइप, इंस्ट्रक्शन, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, types of instruction format, then instruction cycle, instruction set, classification of ISA, computer architecture classification, and system attribute to performance, and last one is your addressing modes. ठीक है, so this is the complete syllabus of your module 1. ठीक है, so आपको कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स आई थिंक सभी को क्लियर होंगे। So
अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक जो है सम डेफिनेशन एंड टर्म्स. Okay, so there are some definitions related to a terms like what is the state, what is the state transition, what is cycle, what is command, what is process, what is machine and storage. Okay. So these terms you know about that, you heard these terms somewhere else like state transition या cycle, कमांड, प्रोसेस, मशीन, ये सारे टर्म्स आपने ऑलरेडी सुने हुए हैं. ठीक है. सो स्टेट क्या होता है बेसिकली, इट इज अ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टोरेज. ठीक है. तो एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारे स्टोरेज का, वेदर इट इज अ रजिस्टर और अ मेमोरी. ठीक है. दिस इज कॉल्ड स्टेट. स्टेट ट्रांजिशन क्या होता है बेसिकली, इट इज अ चेंज इन दैट कॉन्फ़िगरेशन. जो हमारा स्टेट का जो कॉन्फ़िगरेशन है, स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन है, अगर उसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं तो वो चेंज जो होता है दैट इज अ स्टेट ट्रांजिशन. ओके. नाउ थर्ड वन इज योर साइकिल. तो साइकिल क्या होता है, इट इज अ टाइम बिटवीन स्टेट ट्रांजिशन. जब हम किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब हम चेंज होता है तो उस चेंज को होने में कितना टाइम लगता है. ठीक है. तो उन स्टेट को चेंज होने में जो टाइम लगता है, दैट इज टाइम बिटवीन द स्टेट 1 एंड स्टेट 2 इज कॉल्ड स्टेट ट्रांजिशन टाइम. ठीक है. तो वो आपका क्या होता है, एक साइकिल होता है. ठीक है. नाउ इफ द हम बोल रहे हैं कि स्टोरेज जो है वो हमारा हम टू टाइप से कर रहे हैं, या तो हम रजिस्टर में करा रहे हैं या मेमोरी में करा रहे हैं. तो अगर if the storage is register, so we have an internal or we can say machine cycle. ठीक है. and if the storage is memory, so we have a memory cycle. ठीक है. तो जब हम रजिस्टर में यूज करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, मशीन साइकिल होगी. और जब अगर हम डेटा जो भी हमारा है अगर हम उसे मेमोरी में स्टोर कराएंगे तो वो हमारा क्या होगा, मेमोरी साइकिल होगा. तो ये जो टर्म है साइकिल वो हमारा रजिस्टर और मेमोरी से रिलेटेड है. ओके. नाउ नेक्स्ट होता है आपका कमांड. ठीक है. तो कमांड क्या होगा बेसिकली, इट इज अ फंक्शन when applied to a particular state that generate the next state. ठीक है. like for an example कि कोई भी कमांड होती है. ठीक है. कमांड क्या बोलेंगे कि हम एक फंक्शन है जिसको हम एक स्टेट के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो नेक्स्ट स्टेट को जनरेट करता है. ठीक है. लाइक इंस्ट्रक्शन आप समझ लो कि अगर आपने किसी एक पर्सन को, फॉर एग्जांपल अगर मैं ही आपको एक इंस्ट्रक्शन दूं, ठीक है, कि आपको ये फॉलो करना है, और अगर आप वो फॉलो करते हैं, ठीक है, फॉलो करेंगे, इट मींस यू आर गोइंग इन अ नेक्स्ट स्टेज. ठीक है. तो वो क्या होगी, एक कमांड होगी. ठीक है. So basically this command is a generic term which is used to describe various types of instruction which we have to follow. ठीक है. तो जो भी different type के instruction होते हैं हम उनको describe करते हैं, और that is called command. ठीक है. Now next is your process. So process is what? It is a sequence of command and an initial state. ठीक है. तो जो भी हमारे sequence of command होंगे वो हमारी क्या होगी, एक process होगी. ठीक है. एंड अ प्रोसेस इज अ मैक्रो कमांड एंड इट इज अप्लाई ऑन एन इनिशियल स्टेट एंड जनरेट अ फाइनल स्टेट. ठीक है. कोई भी प्रोसेस होती है जिसका हमारा एक इनिशियल स्टेट होता है, एक फाइनल स्टेट होता है. जैसे आप अभी एफएलए पढ़ रहे हैं, तो एफएलए में क्या होता है, आपके पास जब आप एक मशीन डिजाइन करते हैं तो आपके पास एक इनिशियल स्टेट होता है और एक फाइनल स्टेट होता है. ठीक है. उन इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के बीच में फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है. ठीक है. तो वहां पर जब हम वो प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो प्रोसेस कंटेन अ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड मैक्रो कमांड्स. ठीक है. हम उन प्रोसेस में उस प्रोसेस में क्या करते हैं, इनिशियल स्टेज के ऊपर हम वो कमांड्स देते हैं, देन वो एग्जीक्यूट होती हैं, देन नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचती हैं. ठीक है. तो वो सारी एक प्रोसेस होती है. नाउ नेक्स्ट इज योर मशीन. मशीन इज व्हाट? इट इज अ सेट ऑफ कमांड एंड स्टोरेज टुगेदर with an implementation that cause the state transition determined by the command. ठीक है. तो मशीन, आपको पता है मशीन क्या होगी, सेट ऑफ कमांड्स होंगी जिसके अंदर स्टोरेज होगा. ठीक है. वहां पर हमारे स्टेट ट्रांजिशंस होंगे जिनको हम डिटरमाइन करेंगे कमांड्स के थ्रू. ठीक है. तो वो क्या होगी, हमारी कंप्लीट एक मशीन होगी. फॉर एन एग्जांपल हम एक कंप्यूटर की अगर बात करें, कंप्यूटर इज आल्सो अ मशीन. इसके अंदर हमारे क्या होता है, सेट ऑफ कमांड्स होते हैं, मेमोरी होती है, स्टोरेज होता है. ठीक है. तो हम यहाँ पर अगर हमें कुछ चेक करना रहता है, कुछ स्टेट ट्रांजिशन चेक करनी है, तो हम कमांड्स के थ्रू भी चेक कर सकते हैं. लाइक हम अपने
सिस्टम की अगर हमें कुछ चेक करना है तो हम कमांड्स के थ्रू, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में आप चेक करते हो, या फिर जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड्स यूज करते हैं तो उन कमांड्स के थ्रू हम सब चेक करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर मशीन के अंदर वो सारा कॉन्फ़िगरेशन हमारा होगा। स्टोरेज क्या होगा? बेसिकली इट इज द रेंज एंड डोमेन ऑफ कमांड। ठीक है, तो स्टोरेज इज अ स्पेस, बेसिकली एक स्पेस होगा, उसकी एक पर्टिकुलर एक रेंज होगी जिसके अंदर हमारे क्या होंगे, मल्टीपल कमांड्स होंगे जो स्टोर होंगे। ठीक है, तो दीज आर द टर्म्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर इंटरप्रिटेशन एंड माइक्रो प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन बेसिकली क्या होता है? सो मैनेजमेंट ऑफ एन इंटरप्रिटेशन प्रोसेस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिकोडर। ठीक है, तो डिकोडर का मीनिंग सभी को पता है कि डिकोडर क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन हमारे होते हैं उनको डिकोड करता है। ठीक है, ये डिकोडर का काम होता है। तो इंटरप्रिटेशन में बेसिकली क्या होगा, जो भी हमारी इंटरप्रिटेशन की जो प्रोसेस होगी वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हमारी डिकोडर की, कि वो सारी जो इंटरप्रिटेशन की जो प्रोसेस है उनको वो मैनेज करें। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटिंग और एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन begins with the decoding of the opcode field from the instruction. इंस्ट्रक्शन में हमारे पता है क्या होता है, opcode होता है एंड ऑपरेंड होता है। opcode और ऑपरेंड सभी को पता है क्या होता है? ऑपकोड और ऑपरेंड पता है सभी को? यस मैम। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, तो जब भी हमारा इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको डिकोड करते हैं। ठीक है, तो डिकोड कैसे करते हैं, हम उसको जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके ऑपकोड को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके ऑपरेंड को आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन उनसे हम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डिकोडर क्या करता है, एक्टिवेट करता है स्टोरेजेस को एंड रजिस्टर्स को। ठीक है, किसके लिए? जो भी हमारे स्टेट ट्रांजिशंस हैं उनकी जो सीरीज है, ताकि वो एक ऑपरेशंस जो हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेशंस हैं या एक्शन को परफॉर्म कर पाए उस ऑपकोड को। ठीक है, सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन। अब जो भी हमारे मशीन के अंदर जो स्टोरेज होते हैं, जो रजिस्टर्स होते हैं, जो मेमोरी होती हैं, बेसिकली हमारी वो एक्सप्लिसिटली भी होती हैं और इम्प्लिसिटली भी स्टोर होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो रजिस्टर्स होते हैं, अब हम इंटरप्रिटेशन के टर्म से बोले तो टू टाइप्स के होंगे, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। ठीक है, एक्सप्लिसिट रजिस्टर्स क्या होंगे? आपके जनरल पर्पस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर एंड एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, ये आपके क्या होंगे, एक्सप्लिसिट रजिस्टर। एंड इम्प्लिसिट रजिस्टर्स क्या होंगे आपके? प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, स्टोरेज रजिस्टर एंड स्पेशल यूज रजिस्टर। मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। तो कौन सा होगा आपका? एक्सप्लिसिट रजिस्टर। ठीक है, एक्सप्लिसिट के अंदर कौन कौन से आएंगे आपके? जनरल पर्पस रजिस्टर, accumulator, and third one is your address register. And second is your implicit register. Implicit register कौन कौन से होंगे आपके? प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, स्टोरेज रजिस्टर एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर। ओके, अब देखिए इसमें से आप लोगों ने जनरल पर्पस रजिस्टर आपको पता चल गया है, एक्यूमुलेटर क्या होता है, एड्रेस रजिस्टर भी आपको पता है, प्रोग्राम काउंटर भी पता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पता है, मेमोरी एड्रेस पता है।
और स्टोरेज रजिस्टर आपको नहीं पता है, तो एक बार मैं शॉर्ट में इनको रिवाइज करा देती हूँ आपको, ठीक है। सो बेसिकली दिस एक्सप्लिसिट रजिस्टर दे आर यूज्ड बाय द प्रोग्रामर, ठीक है, प्रोग्रामर्स के थ्रू ये यूज होते हैं। General purpose register, basically it can store a data or a memory location address. It is a multi-purpose register जो हमने बताया था, and they can store either by the programmer or by the user. ठीक है। Accumulator क्या होता है? It is a register for short-term intermediate storage of arithmetic and logical data in a computer CPU. ठीक है। तो accumulator basically क्या करता है? एक register होता है जिसमें हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट जो हमारा अरिथमेटिक लॉजिकल डेटा है उसका जो इंटरमीडिएट स्टोरेज होता है, हम वहां पर एक्यूमुलेटर को यूज करते हैं। ठीक है, तो इंटरमीडिएट स्टोरेज की तरह ये वर्क करता है हमारा एक्यूमुलेटर। नाउ एड्रेस रजिस्टर क्या होता है? इट होल्ड्स एड्रेस एंड आर यूज्ड बाय द इंस्ट्रक्शंस एंड इनडायरेक्टली एक्सेस बाय द प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, मींस जो भी हमारी करेंट लोकेशन होगी प्लस जो भी हमारा करेंट इंस्ट्रक्शन है उसकी लेंथ, ठीक है, इन दोनों का ऐड करेंगे अगर हम, तो क्या होगा हमारा एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो एड्रेस रजिस्टर बेसिकली क्या करेगा? होल्ड करेगा एड्रेस को जो इंस्ट्रक्शन हमारे इनडायरेक्टली एक्सेस होते हैं प्राइमरी मेमोरी में। ओके, नेक्स्ट होता है आपका इम्प्लिसिट रजिस्टर। तो इम्प्लिसिट रजिस्टर में सबसे फर्स्ट है आपका प्रोग्राम काउंटर विच इंडिकेट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इन द प्रोग्राम। ठीक है, कौन सा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा वो हमारा कौन बताएगा? प्रोग्राम काउंटर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा? इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन बीइंग इंटरप्टेड और एग्जीक्यूटेड, मींस जो हमारा करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसके एड्रेस को होल्ड करेगा। ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है? इट कंटेन द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन फॉर रीडिंग और राइटिंग। जो भी हमें मेन मेमोरी से डेटा को रीड करना है और राइट करना है उस एड्रेस को कौन कंटेन करता है? हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। स्टोरेज रजिस्टर क्या होता है? बेसिकली दिस कंटेन डेटा टू बी रिटर्न और रीड टू अ फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, तो जो भी हमें मेमोरी से रीड करना है या राइट करना है उस एड्रेस को कंट्रोल करेगा हमारा एड्रेस रजिस्टर। and is this address storage register is also sometimes called memory buffer register। ठीक है, तो इसे हम मेमोरी बफर रजिस्टर्स भी बोलते हैं। स्पेशल यूज रजिस्टर्स क्या होते हैं? यूजेस डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं उसके जो भी यूजेस है उस पर डिपेंड करते हैं हमारे ये स्पेशल यूज रजिस्टर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। ओके, सो दिस इज योर इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में आपको रजिस्टर्स बताने हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टू टाइप्स के होते हैं और उनके जो कैटेगरीज हैं आपको वो बताना है। नाउ नेक्स्ट होता है आपका माइक्रो प्रोग्रामिंग। ठीक है, सो माइक्रो प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, माइक्रो प्रोग्राम क्या होते हैं, माइक्रो कोड क्या होते हैं। ठीक है, तो पता है आपको माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं या माइक्रो प्रोग्राम क्या होते हैं या माइक्रो कोड क्या होता है? मैम, कोड जनरेट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं माइक्रो कोड। माइक्रो कोड, ओके। माइक्रो इंस्ट्रक्शन, माइक्रो प्रोग्राम। मैम ऐसे है कि माइक्रो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं मैम, कोड जनरेट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं मैम, माइक्रो कोड जनरेट करने के लिए माइक्रो इंस्ट्रक्शन। देखिए माइक्रो प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है? माइक्रो प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जो भी हमें प्रोग्राम करना है उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होंगे उनको माइक्रो इंस्ट्रक्शन को कंटेन करेगा, दैट इज अ माइक्रो प्रोग्राम। और माइक्रो इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस। ठीक है, जो डिफरेंट माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं उनको कंटेन करता है कौन? माइक्रो इंस्ट्रक्शन। सो बेसिकली माइक्रो प्रोग्रामिंग हमारी किसके अंदर आती है?
Basically it is microprogramming is a process of writing microcode for a microprocessor. ठीक है, तो जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं उनके लिए हम माइक्रो कोड जो हम राइट करते हैं, वो जो एक प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोग्रामिंग. ठीक है. नाउ माइक्रो कोड क्या होता है? इट इज अ लो लेवल कोड that define how a microprocessor should function when it execute machine level और मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो माइक्रो कोड क्या होता है? हमारा लो लेवल कोड होता है जिसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है उसको कैसे फंक्शन करना चाहिए. जब हम मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो उस माइक्रो प्रोसेसर को कैसे फंक्शन करना चाहिए. ठीक है, तो ये होता है माइक्रो प्रोग्रामिंग में. बेसिकली क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स implementing control logic which is required by a given set of instruction in a program in a processor. ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है? जो भी हमारी मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन होते हैं हम उनको ट्रांसलेट करते हैं किसमें? डिफरेंट माइक्रो कोड इंस्ट्रक्शन में. ठीक है, on some computer, and these micro code is stored in ROM and it cannot be modified. ठीक है, तो जो भी हमारे मशीन लेवल मशीन लैंग्वेज को इंस्ट्रक्शन होंगे हम उनको ट्रांसलेट करेंगे किसमें? सेवरल और डिफरेंट माइक्रो कोड इंस्ट्रक्शन में. और ये जो माइक्रो कोड है वो हमारे कहाँ पर स्टोर होंगे? रोम में स्टोर होंगे, जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो परमानेंटली स्टोर हो जाएंगे. ठीक है, नाउ a computer with a microprogram control unit which have two separate memories, main memories and control memory. ठीक है, तो जो भी हमारे माइक्रोप्रोग्राम कंट्रोल यूनिट होती है, ठीक है, उसको हम सेपरेटली टू सेपरेट मेमोरीज में करते हैं. एक हमारा होता है मेन मेमोरी, एक होता है हमारा कंट्रोल मेमोरी. ठीक है, microprogram consists of micro instructions that specify various internal control signal for execution of register micro operations. ठीक है, तो माइक्रोप्रोग्राम के अंदर क्या होता है? आपके माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो क्या स्पेसिफाई करते हैं आपके जो वेरियस जो इंटरनल कंट्रोल सिग्नल्स हैं. ठीक है, रजिस्टर्स के जो रजिस्टर माइक्रो ऑपरेशंस हैं उनके एग्जीक्यूशंस के लिए जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं. ठीक है, अब इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, ठीक है, तो वो क्या जनरेट करते हैं? हमारे माइक्रो ऑपरेशंस को. अब माइक्रो ऑपरेशंस हमारे क्या होते हैं? जैसे इंस्ट्रक्शन की एक साइकिल होती है कि फेच करना है हमें, डिकोड करना है, एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? फेच करते हैं इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी से. देन हम क्या करते हैं? इवेल्युएट करते हैं उसके इफेक्टिव एड्रेस को. देन हम एग्जीक्यूट करते हैं ऑपरेशन को. देन क्या करते हैं? हम रिटर्न करते हैं कंट्रोल को ताकि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फिर से वो फेच कर सके मेमोरी से. ठीक है, तो ये हमारे ऑपरेशंस होते हैं, माइक्रो ऑपरेशंस इसके, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के. ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैं बताया कि जो हमारी मेमोरीज होती हैं, ठीक है, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट की टू सेपरेट मेमोरीज होती हैं, मेन मेमोरी है, कंट्रोल मेमोरी. अगर बेसिकली वैसे अगर देखें आप तो कंट्रोल मेमोरी जो मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल मेमोरी क्या करती है? हमारी जो भी हमारे सीपीयू के अंदर जो भी हमारी फंक्शनैलिटी है, जो भी हमारी फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करती हैं और जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उनको कोऑर्डिनेट करती हैं कि कैसे आपको वर्क करना है. लाइक फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड एग्जीक्यूशन वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया था कि ये सारे फंक्शन को क्या करती हैं? वो कंट्रोल करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं. ठीक है, अब इन एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए या फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास कंट्रोल मेमोरी होती है. कंट्रोल मेमोरी क्या होती है? टू टाइप में हमने इसको डिवाइड किया है, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट. ठीक है, तो कंट्रोल मेमोरी हमारी फर्दर डिवाइड होती है टू मेजर कैटेगरीज में, हार्डवायर कंट्रोल यूनिट एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट. ठीक है, हार्डवायर कंट्रोल यूनिट क्या होता है बेसिकली? सो द हार्डवायर कंट्रोल यूनिट or control organization involves the control logic to be implemented with gates, flip-flops, decoders and other digital circuits. ठीक है, तो क्या होता है? जो भी हमारी हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट होती है उसके अंदर क्या होता है? आपके फ्लिप फ्लॉप का हम यूज करते हैं, गेट्स का यूज करते हैं, डिकोडर्स का हम यूज करते हैं,
एंड उसके अंदर हम कंट्रोल सिग्नल्स का यूज करते हैं, काउंटर का यूज करते हैं हम, ठीक है। तो इन सब का हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करने के लिए इन सब का हम यूज करते हैं, ठीक है। सो ये डायग्राम विजिबल है अभी सभी को। सो दिस इज आर्किटेक्चर ऑफ योर हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, ठीक है। सो ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, देखिए एक हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर लिया है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो हमने लिया है दैट इज अ 16-बिट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। आप देखेंगे 0 to 16, जो ब्लू लाइन से ये जो ब्लू बॉक्स है दैट इज योर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। एक हमारे पास कंट्रोल लॉजिक गेट है, 2 डिकोडर्स यूज कर रहे हैं हम, 1 डिकोडर दैट इज 3x8 डिकोडर एक हमने यूज किया है, एक हम यूज करते हैं 4x16 डिकोडर, एक हम 4-बिट सीक्वेंस काउंटर का यूज करते हैं, ठीक है। और आई यहाँ पर हम यूज करते हैं, या बेसिकली आई क्या है आपका, एड्रेसिंग मोड के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर आई को, फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है हमारे पास, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पर मेमोरी से डेटा को फेच करेगा, ठीक है। सो ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, मेमोरी मेन मेमोरी होगी, मेमोरी से डेटा को फेच करेगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हमारे पास है, आप कितना बिट का है, 16-बिट का, 0 to 16 बिट, ठीक है। तो इस 0 to 16 बिट में सबसे पहले जो हमारा है, ठीक है, तो 0 to 16 में 0 to 11 जो है हमारा क्या है, ये 0 to 11, ठीक है। ये क्या है आपका एड्रेस पार्ट है, ठीक है। 12 to 14 ये क्या है आपका ऑपरेशन कोड है, एंड जो 15th बिट है दैट इज योर आई, ठीक है। मींस एड्रेसिंग मोड के हम इसे यूज कर रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप का यूज करेंगे, ठीक है। आई यहाँ पर क्या इंडिकेट करेगा, वेदर इट इज अ डायरेक्ट एड्रेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेस, ठीक है। अगर हमारा डायरेक्ट एड्रेस है तो इट इंडिकेट द 0, इफ वेदर इट इज अ इनडायरेक्ट एड्रेस तो इट इंडिकेट 1, ठीक है। तो आई की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी हमारी, 0 या 1 होगी, जो जो हमारे क्या करेगी, एड्रेसिंग जो भी इंस्ट्रक्शन का है एड्रेसिंग मोड बताएगी, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्लिप फ्लॉप का यूज करेंगे। सो यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स थे, फर्स्ट आपका क्या था, 0 to 1 जो भी आपका एड्रेस पार्ट था, वो इनपुट्स आपके कहाँ जाएंगे, कंट्रोल लॉजिक गेट से अटैच होंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, डिकोडर। तो जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है उसको हम डिकोडर क्या करेगा, यहाँ पर डिकोड करेगा 3x8 डिकोडर से, एंड जनरेट करेगा 8 बिट, ठीक है। तो 8 बिट डेटा को हम कहाँ पर सेंड करेंगे, हमारे कंट्रोल लॉजिक गेट से अटैच करेंगे, देखिए D0 to D7, ठीक है। ये क्या है, हमारी डेटा बिट्स हैं जो 8 बिट की होंगी, डिकोड होकर हमारे कंट्रोल लॉजिक गेट से अटैच होंगी। नेक्स्ट होगा आपका आई बिट क्या करेगी, आपकी 15th बिट है, ये 1 या 0 जो भी वैल्यू होगी हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिए वो होगी, देन उसे अटैच करेंगे हम कंट्रोल लॉजिक गेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, एक डिकोडर होगा और सीक्वेंस काउंटर होगा, ठीक है। तो 4-बिट सीक्वेंस काउंटर होगा, तो यहाँ पर देखिए 4-बिट सीक्वेंस काउंटर से हमारे क्या क्या कनेक्टेड है, इंक्रीमेंट, क्लियर एंड क्लॉक, ठीक है। तो जब भी हमारी एक जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, डिकोड होकर एग्जीक्यूट होगा, तो हम हर एवरी टाइम उसे क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे हम 1 से, ठीक है। एंड उसे हम क्या कर देंगे, क्लियर करना होगा तो हम उसे क्लियर करेंगे, क्लियर से ट्रू, एंड हम उसके लिए एक क्लॉक पल्स को सेट करेंगे, ठीक है।
अब 4 बिट सीक्वेंस काउंटर से जो भी हमारा 4 बिट का सीक्वेंस होगा हम उसे इनपुट करेंगे 4x16 डिकोडर में। 4x16 डिकोडर क्या करेगा, उसे डिकोड करेगा 16 बिट में, ठीक है, एक टाइम सिग्नल्स के थ्रू, ठीक है। और उन टाइम सिग्नल्स को क्या करेंगे, हम अटैच करेंगे कंट्रोल लॉजिक गेट से, ठीक है। टाइम सिग्नल्स क्या होंगे हमारे, T0 टू T15, ठीक है। ये 16 बिट का होगा बिकॉज वी आर यूजिंग 4x16 डिकोडर। तो ये टाइम क्लॉक से टाइम सिग्नल्स हमारे अटैच होंगे कंट्रोल लॉजिक गेट से। और भी हमें कुछ अदर इनपुट्स अगर हमें देना है तो हम उनको अटैच करेंगे। देन यहाँ से हम क्या करेंगे, कंट्रोल लॉजिक गेट के थ्रू हमारा क्या होगा, कंट्रोल आउटपुट हमें प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट। रुपल अटेंडेंस क्लिक कर लेना प्लीज। ओके, तो यहाँ पर देखिए, आप देखिए डिफरेंट, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 डिकोडर का यूज कर रहे हैं, एक हम फ्रीक्वेंस काउंटर का यूज कर रहे हैं, हम फ्लिप फ्लॉप का यूज कर रहे हैं, हम लॉजिक गेट का यूज कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो रही है, जो हमारी हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट है, जिसका जो आर्किटेक्चर है वो हमारा क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम वहां पर मल्टीपल वायर्स का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम इसकी आर्किटेक्चर में गेट्स, फ्लिप फ्लॉप, डिकोडर का यूज कर रहे हैं हार्डवेयर में। तो डिसएडवांटेज इसका ये है कि जो भी हमारे कंट्रोल सिग्नल्स जो हमें रिक्वायर्ड होंगे, जो हमें सीपीयू से मिलेंगे, वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। इनको हमें मॉडिफाई करना डिफिकल्ट होगा अगर कुछ इसमें ड्रॉबैक आ जाते हैं, ठीक है। सपोज कोई हमारा यहाँ पे जो केबल्स डिफरेंट हम वायर्स यूज कर रहे हैं, अगर उनमें कुछ डिफिकल्टीज आ जाती है तो हम उनमें जो करेक्शन है, करेक्शन करना हमारा इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जो मिस्टेक्स होती हैं उनको डिफिकल्ट होता है सॉल्व करना। तो ये इसका ड्रॉबैक है। अब इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि ये फास्ट होता है। फास्ट क्यों होता है, बिकॉज कंट्रोल सिग्नल्स यूजिंग द